अकाउंटिंग किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग whereby receipt of donation and income relating to a particular fund are credited to that fund and payment and expense are debited to it। सर समझ में नहीं आया, आप क्या पढ़ दिए? ये बात सही है, जब मैं किताब से पढ़ता हूँ ना तो आपको ज्यादा कुछ समझ में आने को नहीं रहा होता, लेकिन जब मैं आपको इसके बारे में अब बताऊंगा तो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। ये कहा कि जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होते हैं ना उसमें अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके बारे में बताया जाता है। जैसे अगर किसी पर्पस का फंड है ना तो उस फंड से रिलेटेड जो डोनेशन यानी और भी कोई दान देगा, पैसा देगा या उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगा ना वो सब उस फंड में क्रेडिट यानी जोड़ देंगे, क्योंकि फंड होता है लायबिलिटीज और फंड का साइन होता है CR। तो और क्रेडिट होगा तो साइन क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा कि CR जुड़ जाएगा। और आगे ये बता रहा है कि अगर उस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा उसको आप डेबिट करेंगे। तो आप बताओ, जहां क्रेडिट जुड़ रहा है अगर कोई डेबिट आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर बता रहा है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आप फंड से रिलेटेड जो भी इनकम, जो भी डोनेशन, जो भी सेम साइन CR साइन से कुछ भी आएगा उसको जोड़ देंगे। और उस फंड से रिलेटेड अगर कोई डेबिट साइन दिखाई देगा जो कि खर्च के रूप में हो सकता है उसे हम लोग क्या कर देंगे, बोलिए? उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। सर इससे ये क्या क्लियर होता है? ये अकाउंटिंग का तरीका मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। और आपको मैं बताऊं, जो अकाउंटिंग अब इसके बारे में अभी सीख रहे हैं ना, ये एक नाम है स्पेसिफिक फंड, उससे कंसर्निंग बातें लिखी गई है। और फंड की इंपॉर्टेंस ड्यू टू स्पेसिफिक फंड ही दिखता है ज्यादा, और उसी की वजह से कंसेप्ट अलग दिखता है। मैं आपको आगे बता देता हूं। दो आप लोग फंड के बारे में भी समझ गए कि फंड क्या होता है। स्पेशल पर्पस के लिए जो पैसा आएगा वो फंड है। यस, स्पेशल पर्पस के लिए जो पैसा आएगा वो फंड है। और उस फंड का अकाउंटिंग कैसे होगा सर? फंड के लिए पैसे आए, आप समझ गए। अच्छा, फंड के लिए पैसा आएगा, अब बताइए कि वो पैसे आएगा, हो सकता है उस पैसे आने से काम, फंड का काम अभी देरी से शुरू होगा तो पैसा कहीं इन्वेस्ट होगा तो उस पर इनकम आएगा, कुछ लोग बाद में आकर डोनेशन देगा तो वो सब जोड़ लेंगे फंड में, और जो उसमें खर्च होगा ना उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस करेंगे, और तब जो बचेगा अमाउंट दैट इज आप आंसर के रूप में देखेंगे, जिसे अकॉर्डिंग टू अमाउंट प्लस में भी हो सकता है और कभी कभी फंड नेगेटिव भी हो जाता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ फंड, टाइप्स ऑफ फंड, फंड के प्रकार भी है। ऐसे बहुत नाम आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन अगर मेन रूप से देखा जाए ना तो फंड दो ही प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं आपको खुद ही बताने वाला हूं, कई नाम बताऊंगा आपको जो शायद आपको कंफ्यूज करके रखता है। जैसे टाइप ऑफ फंड, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ फंड, जनरल फंड एंड सेकंड इज स्पेसिफिक फंड। सर ये जनरल फंड क्या होता है? आप मेरी बात सुनो, पैसा रिसीव करोगे, किसी पैसा आप क्या कहें, पर्पस के लिए पैसा आता है, लेकिन जो पर्पस के लिए पैसा आएगा ना, अगर उसका पर्पस क्लियर हो कि इसके लिए आया तो स्पेसिफिक होता है। मतलब कि आप मुझे पैसे दिए, अगर आप लोग मुझे पैसे देते हैं कि सर ये लीजिए, जो बच्चे टॉपर होंगे उन्हें प्राइज दीजिएगा, तो आप पैसे देते समय पर्पस सही था, आप स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए पैसे दिए, उनको सपोर्ट अप्रिशिएट करने के लिए दिए कि ताकि आपके पैसे से जो बच्चे हैं, अच्छे मेधावी बच्चे हैं, उनको एप्रिसिएशन हो सके, उससे मैं सम्मानित कर सकूं। लेकिन आपने तय कर दिया कि प्राइज दीजिएगा,
आपने तय कर दिया कि बुक दीजिएगा, आप तय कर दिए कि उसके ट्यूशन फी मैनेज कर लीजिएगा, तो ये सब क्या होगा, स्पेसिफिक फंड। लेकिन आप पैसे दिए कि आप लीजिए पैसे स्टूडेंट के ग्रोथ पे खर्च कीजिएगा, तो ये जनरल फंड हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट का डिफरेंट एरिया होता है कि उसके हर एरिया में उस पैसे का किसी भी एरिया में अगर हम यूज कर सके तो जनरल फंड है। तो फंड दो प्रकार के, स्पेसिफिक फंड एंड सेकंड व्हाट, जनरल फंड। स्पेसिफिक फंड, जनरल फंड क्या होगा बताइए? जनरल फंड जहां पे पैसे खर्च करने का एरिया तय नहीं की गई, आपको ये नहीं कहा गया कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, बस ये लीजिए आप अपने संगठन में इस पैसे का यूज कीजिए, खर्च कीजिए, दिस इज जनरल फंड। लेकिन अगर पैसे के बारे में कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि ये पैसे आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करना है, तो ये स्पेसिफिक फंड हो जाएगा। ये पैसे जो मैं दे रहा हूं ये आपको बिल्डिंग के ऊपर खर्च करना है, तो ये बिल्डिंग फंड हो जाएगा। ये पैसे आप मैच के ऊपर खर्च करेंगे, क्रिकेट मैच के ऊपर, तो ये भी स्पेसिफिक फंड। जब पैसे का देने का इंटेंशन क्लियर कर दिया जाए कि ये पैसे को यहां खर्च करना है, ये पैसे से आप कोरोना वायरस के दौर में जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाने पे खर्च करेंगे, अगर ऐसा कोई भी पर्पस क्लियर कर दिया जाए तो स्पेसिफिक होता है। सर स्पेसिफिक और जनरल से क्या असर होने वाला है? असर पड़ता है, वही तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपको मैं बता देता हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना कि सीए, सीएस, सीएमए सबके इंटरमीडिएट में है, और 8 से 16 नंबर का 16 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और उसमें जो ना फंड तक का कंसेप्ट बहुत अहम होता है। अगर जो स्टूडेंट सिर्फ एनपीओ सवाल बना लिए ना और कंसेप्ट नहीं समझे ना, बस आप ये समझ जाओ भले ये एग्जाम में नंबर ले आएंगे, क्योंकि आगे जाकर के उनसे एनपीओ का सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि एनपीओ के जो कंसेप्ट है उसमें एक फंड या हर टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसेप्ट माना जाता है, और इसके लिए आपको सब चीज को समझना होगा और कंसेप्चुअली समझना होगा। तो सर जनरल फंड का एग्जांपल दीजिए। अब बताओ जनरल फंड का क्या एग्जांपल दूं? जनरल फंड सर आप बोलिए ना 2-4 नाम, एक ही नाम जनरल फंड, जब नाम बोल दूंगा तब तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना। जनरल यानी कि इसमें कोई 2-4 एग्जाम्पल नहीं मिलने वाला आपको। जनरल फंड सर स्पेसिफिक फंड में आप दे सकते हैं एग्जाम्पल? हाँ, ये क्वेश्चन आपका सही है। स्पेसिफिक फंड में मैं एग्जाम्पल दूंगा और कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, और आप खुद भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो बोलूंगा ना वही एग्जाम्पल सही होगा, आप भी सोचेंगे और एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मैंने एक तो एग्जाम्पल भी लिख दिया हूं, जैसे मैच फंड, मैच, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, किसी भी मैच का फंड जो होगा, जिसको टूर्नामेंट आप बोलते हैं, टूर्नामेंट करवाना, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, प्राइज फंड हो सकता है, बिल्डिंग फंड हो सकता है, स्पोर्ट फंड हो सकता है, मतलब कमी नहीं है, बस नाम क्लियर हो, नाम एकदम क्लियर कर दिया जाए कि ये इस पर्पस में यूज करना है। स्कॉलरशिप फंड हो सकता है, साइकिल फंड हो सकता है, समझ रहे ना आप मेरे, एग्जामिनेशन फंड हो सकता है, मतलब कि कोई भी पर्पस को क्लियर करना स्पेसिफिक फंड है। सर अब इसमें आप क्या समझाना चाहते हैं? देखो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन इसका कंसेप्ट को आपको समझ लीजिए। देखिए ध्यान तो सुनिएगा, अब जो बातें हो रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल में यही इसका कंसेप्ट है। सर अभी तक जो बातें हुई वो तो मैं थ्योरी का चर्चा कर रहा था कि आप फंड बोलेंगे, अकाउंटिंग ऐसे मतलब होता है ना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग किसे कहेंगे,
फंड के कितने टाइप होते हैं, ये हम लोग समझ रहे थे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल फंड। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जनरल फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर कैसे होगा? फंड इट मींस लायबिलिटीज, क्योंकि कोई लोग देता है किसी पर्पस के लिए, अगर वो पर्पस जब तक पूरा ना होगा संगठन के ऊपर, वो क्या होगा? कर्ज होगा। इसीलिए जब भी फंड के ऊपर कोई वर्ड बना हो तो फंड मींस लायबिलिटीज। तो चाहे वो जनरल फंड हो चाहे वो स्पेसिफिक फंड हो, ये दोनों लायबिलिटीज है। और आप अच्छे से जानते हैं लायबिलिटीज कर्ज, लायबिलिटीज को हम लोग कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में लायबिलिटीज को लिखते हैं ना हम लोग वहां। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड है ना, उसके पैसे तो आ गए। अब मान लीजिए कि वो पैसे अभी खर्च नहीं हो रहे हैं, खर्च होने में टाइम लगेगा। आप जानते हैं ना, कोई कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना रहता है, जैसे मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, पैसे फंडिंग के रूप में देते हैं, डोनेशन के रूप में देते हैं। तो जो पैसे आते रहते हैं ना, तो जान पता है कि ये काम 2022 से शुरू होगा, पैसे तो 2020 से ही मिलना शुरू हो गया। तो 2020 से जो पैसे आया उसका यूज 22 में होगा। तो 2 साल पैसे रख के क्या करेंगे अपने पास? बक्सा में बंद करने से कुछ बढ़ने वाला तो है नहीं। तो इससे बेहतर है ना, ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ क्या चाहती है कि इस पैसे को जो यहाँ मेरे पास आ चुका है, क्योंकि अभी इसको यूज करना नहीं है, तो क्यों ना इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्यों ना इसको बैंक अकाउंट में डाल दिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं ना, बैंक अकाउंट में पैसा जब रहेगा ना तो एक इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको, क्योंकि बैंक में जब पैसे लंबे समय के लिए आप रखते हैं ना तो उसमें ब्याज भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। और अगर आपको लगता है नहीं हमको और ज्यादा पैसे अर्न हो जाए तो बेहतर है, तो आप बैंक के अलावा कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बैंक, किसी को कर्ज दे दीजिए ब्याज मिलेगा। तो जब फंड के नाम पे पैसा आता है ना, तो कभी कभी वो फंड का पैसा चूंकि काम में देर से शुरू होने वाला होता है, तो पहले हम इन्वेस्ट कर देते। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मैं यहाँ लिखा ना मैच फंड, तो मान लो कि मैच 2022 के मैच के लिए पैसा 2020 से जमा हो रहा है, तो ये पैसा 22 में यूज होगा ना, तो 20 में इस पैसे को हम चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो मैच फंड है दिस इज लायबिलिटीज। लेकिन अगर यही मैच फंड इन्वेस्टमेंट हो जाए, मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिस इज असेट्स। तो अगर सीधा फंड है तो लायबिलिटीज, लेकिन फंड अगर इन्वेस्ट हो जाए ना तो असेट कहलाता है, और ये बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है। अब मेरी बात सुनो, अगर आप फंड इन्वेस्ट किए तो क्या उस पर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। फ्री में थोड़ा ही तो फंड इन्वेस्ट किया जाता है। जब मैं फंड इन्वेस्ट किया या फंड का पैसा बैंक अकाउंट में ही रख दिया, अगर फंड का पैसा बैंक अकाउंट में भी रहेगा ना तो बैंक इंटरेस्ट देगी ना, तो क्या होगा? इनकम होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं फंड का पैसा किसी को लोन के रूप में देता हूं तो वहां से भी इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट ही नहीं, फंड से डिफरेंट तरीके का इनकम भी हो सकता है। आप बस ये समझो कि जब तक फंड यूज नहीं होता है तब तक वो फंड इन्वेस्ट किया जा सकता है, और फंड एज ए लायबिलिटीज दिखाई देता रहेगा। क्योंकि मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मुझे पैसे दिए, तो आप जब मुझे पैसे दिए, मतलब मैं एनपीओ हूं, एनपीओ की तरफ से मैं सोच रहा हूं ना, आप जब मुझे पैसे देंगे तो दिस इज लायबिलिटीज फॉर मी। अब ये लायबिलिटीज है तो पैसा तो मेरे पास आ गया। अब एनपीओ जैसे चाहे उसको यूज करेगा। आपको बस यही ना कि जिस पर्पस से दिए वो पर्पस हमको पूरा करना है तो कर देंगे ना, क्योंकि अभी और भी लोग पैसे देंगे, थोड़ा देरी से होगा। तो तब तक मैं पैसे क्यों पैकेट में रखूं, क्यों रखूं पैकेट में? इससे बेहतर है ना कि ये पैसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। तो आप जब दिए तब मैं इसको लायबिलिटीज में लिखा और ये लायबिलिटीज रहेगा, लेकिन ये पैसे जब मैं इन्वेस्ट किया ये मेरे लिए असेट हो गया, क्योंकि अब मैं किसी को दे रहा हूं ना। आप जब दिए तब फंड लायबिलिटीज,
तो आपने जैसे दिया प्राइज फंड के नाम पे, तो प्राइज फंड लाइबिलिटीज, मैंने लाइबिलिटीज में लिखा, और ये पैसा मेरे पास रहेगा ना पैकेट में, उसके नाम पर आप पैसा दिए होंगे ना, तो अब ये पैसा मैं क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आप बताओ, अब मैं दे रहा हूं ना, तो जब एनपीओ देगा किसी को तो असेट, एनपीओ के पास आएगा तो लायबिलिटी, और जब एनपीओ देगा तो असेट्स। क्वेश्चन है कि सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखो, फंड का इन्वेस्टमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो दोनों फंड के बारे में बात कर रहा हूं। सर दोनों फंड मतलब आप जानते हैं फंड दो होते हैं, कौन कौन, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड। तो अगर आप जनरल फंड का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो उससे जो इनकम आएगा ना, उससे जो इनकम आएगा ना, तो वो भी कहीं भी यूज हो सकता है, वो जनरल है। इसको कभी कभी रेवेन्यू फंड भी बोल दिया जाता है, लेकिन फंड है तो लायबिलिटी, तो कहीं भी यूज हो सकता है। तो जनरल फंड से जो भी इनकम या जनरल फंड से रिलेटेड अगर जनरल एक्सपेंस रहे, तो जो भी इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड विथ जनरल फंड, कोई भी इनकम एक्सपेंस जो जनरल फंड से रिलेटेड होगा, डायरेक्टली शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी जनरल फंड से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम और एक्सपेंस होगा ना, तो उसे हम लोग डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। और आप इतने समझदार तो जरूर है कि किधर लिखेंगे, अगर इनकम रहेगा तो इनकम में लिखेंगे, और एक्सपेंडिचर रहेगा तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। आप लिखते हैं ना 2 बाई लगा करके, तो इनकम में किधर लिखाता है बाई, और एक्सपेंडिचर में 2 लगा के इनकम में लिख देंगे। यानी जनरल फंड लायबिलिटीज, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट असेट, जनरल फंड से जो इनकम आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में, और जनरल फंड के नाम पर जो जनरल एक्सपेंस होगा उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सर जनरल फंड में समझ गए, बस 4 तरह से आप बताएं। एक तो जनरल फंड लायबिलिटीज होगा जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे, वेरी गुड। दूसरा क्या होगा आप बोलो। सर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट जो होगा वो तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे, जनरल फंड लायबिलिटीज में, और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ, बैलेंस शीट के असेट में, और इससे इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो एक्सपेंस हो एक्सपेंस साइड में। बस इसका ट्रीटमेंट खत्म। जनरल फंड यहीं पे खत्म हो जाता है, जनरल फंड की कहानी खत्म। अब इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं होता। सर ये पूरा खत्म हो गया, बिल्कुल पूरा खत्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। स्पेसिफिक फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसके बारे में क्या कंसेप्ट कहता है, इसके बारे में कंसेप्ट कहता है कि अगर फंड स्पेसिफिक हो, स्पेशल पर्पस के लिए आया हो, तो जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होगा तब तक वो फंड लायबिलिटीज में तो दिखाई देगा ही। मैं तो अभी बताया, जब भी आप कुछ दीजिएगा तो लायबिलिटीज, और जब तक मेरे पास रहेगा लायबिलिटीज है। और मैं चाहूँ, आप बताओ, जब मैं आपसे 1 लाख रुपया कर्ज लेता हूँ तो कर्ज लिखता हूँ, लेकिन साथ में 1 लाख रुपया कैश भी तो आता है ना, पैसा, तो फिर उस पैसे से मेरा जो मन होता है वो करता हूँ। मेरा मन है बाइक खरीदने का, मैं बाइक खरीद लूंगा। समझ रहे ना आप मेरी बात। तो जो 1 लाख रुपया आया ना, वो 1 लाख रुपया स्पेसिफिक फंड के नाम पर अगर आता है तो ये क्या हो गया, लायबिलिटीज हुआ ना। अब मैं ये पैसा अभी नहीं, अभी उसका काम नहीं होना है, लेट होगा, अभी समय लगेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट। तो स्पेसिफिक फंड भी जो है ना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ स्पेसिफिक फंड एनी इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड विथ फंड विथ स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड से कोई भी इनकम और एक्सपेंस अगर रिलेटेड है, कोई भी इनकम एक्सपेंस अगर रिलेटेड है, किससे स्पेसिफिक फंड। सर नाम बताइए स्पेसिफिक फंड का, आप जानते हैं बहुत नाम है, आप खुद से भी नाम बोल सकते हैं। स्पेसिफिक प्राइज फंड, साइकिल फंड, एग्जामिनेशन फंड, स्पॉट फंड, बिल्डिंग फंड, यानी नाम से जब फंड लिखा हो ना तो स्पेसिफिक होता है। और उस फंड से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम होगा ना तो उस फंड में जोड़ देते हैं, फंडे में जोड़ते हैं। और कोई अगर एक्सपेंस होगा ना तो उस फंड से क्या करेंगे, घटा दें जी। उस फंड के नाम पे कुछ भी आएगा,
कोई भी इनकम आवे, किसी प्रकार से फंड के नाम पे पैसा आवे, अगर आएगा तो उस फंड को बढ़ाएगा, इसलिए जोड़ देंगे, और उसके नाम पर कोई भी पैसा जाएगा किसी प्रकार से जाए वो उसके नाम पे उसमें से घट जाएगा। अब क्वेश्चन है कि अगर फंड में पैसा आएगा तो जोड़ेंगे तो फंड तो बढ़ेगा, और फंड में खर्च होगा तो घटाएंगे तो फंड उससे घटेगा। तो जब जोड़ने और घटाने के बाद आंसर जो निकलेगा ना, उससे डिसाइड होगा कि ये कहाँ लिखाएगा। मतलब सर फंड तो लायबिलिटीज में लिखाता है ना, जब तक फंड है तब तक लायबिलिटीज में लिखाएगा ना, फंड खत्म भी तो हो सकता है, काम जब हो गया तो फंड रहेगा क्या? नहीं ना। आप बोले थे कि प्राइज बांट दीजिए, तो मैंने बांट दिया, तो क्या फंड रह जाएगा? फंड खत्म। तो जब प्राइज बांटने के लिए आप पैसा दिए मुझे, तो जब तक मैं प्राइज नहीं बांटा तब तक फंड के नाम पर कर्ज है, लेकिन जब मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फंड अब जीरो हो जाएगा ना। तो जब आप फंड के नाम पर पैसे देंगे तो इसके जो भी इनकम सब होगा ना, या और भी पैसा जो भी इसके नाम पे आएगा ना, सबको उसमें हम जोड़ लेंगे। स्पेसिफिक फंड में क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं उस फंड में ही, और जो भी खर्च होगा ना उसको घटा देंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर फंड में इनकम जोड़ के और खर्च घटाएंगे ना, और तब भी पॉजिटिव आंसर आए, यानी माइनस में ना आए, यानी खर्च कम हो और फंड बचा रह जाए, तो ये लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, क्योंकि फंड अभी भी है। फंड जब तक दिखाई देगा तब तक लायबिलिटीज में लिखाएगा। लेकिन आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो फंड का पैसा है ना, और जब काम होने लगता है ना तो दूसरा पैसा भी उसमें यूज हो जाता, और फंड खत्म होकर के और एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस का, एनपीओ का दूसरी जगह से आके खर्च हो जाता है। तो उस केसेस में माइनस हो जाएगा फिगर। जैसे मान लो फंड 1 लाख रुपया और खर्चा हो गया 1,05,000, हो गया ना। 1 लाख फंड, प्राइज फंड था 1 लाख, लेकिन लोग बच्चा बढ़ गया एकाएक। अब वहां बच्चे को वहां तो इंसल्ट ही हो जाएगा ना एनपीओ का, मैनेजमेंट का। इसी लोग पैसे अरेंज करके प्राइज बांट दिया, पता चला प्राइज कितने का बटा, तो 1,05,000 का बटा। फंड प्राइज के नाम पर कितना पैसा जमा था, 1 लाख। अब ये 5,000 नेगेटिव शो हो रहा है ना, माइनस में चला गया फंड। देखो ना, 1 लाख रुपया था और 1,05,000 बढ़ गया। सर लेकिन 5,000 कैसे बढ़ जाएगा? देखो ऐसा थोड़ा ही तो रहे कि फंडे का पैसा सिर्फ एनपीओ में रहता है, और भी पैसा है। अब मान लो कि कोई फंक्शन हो रहा था, एक्स्ट्रा लोग आ गया, उम्मीद से थोड़ा एक्स्ट्रा लोग पहुंच गए, तो उस समय तो रोकेगा नहीं ना, क्योंकि एनपीओ तो कहा था कि आप लोग आइए, हम सबको बच्चे, टॉपर बच्चे को प्राइज देंगे। तो सब बच्चे आए, बढ़ते 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 1,05,000 का सामान बढ़ गया। 1 लाख तक का ही फंड था, 1,05,000 था। ये जो माइनस जो 5,000 हो गया ना, दिस इज कॉल एक्सपेंस। और अगर फंड का, स्पेसिफिक फंड का आंसर माइनस में हो जाए तो उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, क्योंकि वो फंड अब नहीं बचा ना। फंड तो 1 ही लाख था, वो तो जीरो हो चुका है, और 5,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गया है, इसलिए उसको एक्सपेंस मान के हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। तो स्पेसिफिक फंड में 2 ट्रीटमेंट। पहला बोलिए, अगर फंड पॉजिटिव आंसर थे, जैसे कि 1 लाख रुपया फंड था और 90,000 का प्राइस बटा, तो 10,000 बच गया ना, तो ये 10,000 लायबिलिटीज में दिखाई देगा, क्योंकि फंड अभी भी 10,000 है। लेकिन अगर ये 1 लाख का फंड 1,05,000 खर्च हो जाए तो फंड तो खत्म हो गया, 5,000 और खर्चा एक्स्ट्रा हो गया अलग जगह से, तो ये एक्सपेंस माना जाएगा और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाई देगा। तो स्पेसिफिक फंड में क्या सीखे हम लोग? स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम होंगे सबको फंड में जोड़ लेंगे, और जितने भी एक्सपेंस होंगे उस सबको घटा देंगे, और अगर आंसर पॉजिटिव आया, प्लस से रह गया, तो फंड बचा हुआ दिखाई देगा तो लायबिलिटीज में, और अगर आंसर नेगेटिव आया, माइनस में आया, तो इसका मतलब है कि फंड से ज्यादा खर्च हो गया, तो ये एक्सेस खर्च हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर लेकिन ये बनाते समय कैसे पता चलेगा, हम कैसे लिखेंगे? मैं बताऊं एक तरीका बहुत अच्छा, सबसे बेहतर तरीका है ना, स्पेसिफिक फंड को वर्किंग नोट बना लो। समझ रहे हैं आप वर्किंग नोट? हाँ,
जहां आप आंसर उसके नीचे लिख लो कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक फंड, और वर्किंग नोट बना के वहां देख लीजिए साफ साफ कि माइनस में आ रहा है आंसर की प्लस में। अगर प्लस में आ रहा है तो उसको बैलेंस शीट में जाकर लिख दीजिए, और अगर माइनस में आ रहा है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दीजिए। सबसे आसान वर्क सर। लेकिन बहुत किताब में हम देखे हैं ना कि बैलेंस शीट में ही जोड़ देता है, तो वो भी कर सकते, गलत नहीं हो। लेकिन अगर आप फंड विद इन कॉलम, बैलेंस शीट के विद इन कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट वाले में तो आंसर लिखते हैं ना फाइनल, तो विद इन कॉलम में फंड में क्या करेंगे, जोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, और जो जो घटाएंगे, और अगर पॉजिटिव आ गया तो बल्ले बल्ले अच्छी बात है, तब तो सीधे आउटसाइड कॉलम में लिख दो। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया ना तो उसको विद इन कॉलम में ब्रैकेट दिखा करके और वहां लिखना होगा ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और वहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाना होगा। यानी बैलेंस शीट आप जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद बनता है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे नजर में ना सबसे बेहतर ऑप्शन है कि वर्किंग नोट बना के ना अमाउंट चेक कर लिया जाए। तो जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। स्पेसिफिक फंड में आप देखें कि अगर फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम होगा या किसी भी प्रकार से उस फंड के नाम पर पैसा आएगा ना, तो फंड में हम लोग जोड़ देंगे। और हम लोग ये भी देखें कि अगर उसके नाम पर कोई खर्च है तो घटा देंगे, और आंसर अगर पॉजिटिव है तो फंड बचा हुआ दिखाई देगा तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में, और आंसर अगर नेगेटिव दिखा तो इसका मतलब है खर्च एक्स्ट्रा हुआ है, तो खर्च में आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर जनरल फंड में तो कुछ है ही नहीं। जनरल फंड लायबिलिटीज और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट असेट, इसमें जोड़ने घटाने का लफड़ा नहीं है। और जो इनकम है वो इनकम में, और जो एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये थ्योरी मैं आपको समझ, इसमें प्रैक्टिकल बना के दूंगा। अगला वीडियो जो आ रहा है ना उसमें प्रैक्टिकल रहेगा, पूरा बना हुआ सवाल कि कैसे होता है। अभी बस थ्योरी, मैं ओरली कंसेप्ट पे चर्चा किया, अब इस पे क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। सर आगे आप क्या लिख दिए?